हेलो जी गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। सो आज इस वीडियो में हम लोग लेकर आए हैं एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। वीडियो 10 मिनट तक ही जाएगा, उससे लेंथी वीडियो नहीं होगा। और आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे कुछ मेडिकल बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में, जो कि जब आपका कोई घर का सगा हॉस्पिटल में एडमिट होता है या कभी आप मेडिकल चेकअप के लिए जाते हैं, रूटीन चेकअप के लिए, या कभी ऐसा होता है कि डॉक्टर कुछ प्रिस्क्रिप्शन लिख कर देता है और आपको समझ नहीं आता है कि उसमें क्या लिखा है, कैसे लिखा है, क्योंकि हर कोई तो जरूरी नहीं कि मेडिकल फील्ड से हो, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम्स होते हैं सबके। तो अब लोग परेशान हो जाते हैं, नॉर्मल अच्छे खासे पढ़े लिखे बंदे या बंदियां जो है वो भी परेशान हो जाती है कि अब कैसे करना है इस पे। तो हम लोग क्या करते हैं, एक समझदार व्यक्ति को ढूंढते हैं, ठीक है, जो हमारा ये सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर दे, जो हमें बता दे दवाई जो है वो खाना से पहले देना है या खाना के बाद देना है, प्रिस्क्रिप्शन में किस तरह से मेडिसिन लिखी हुई है। तो ये एक बहुत ही ज्यादा 10 मिनट में आपके लिए हेल्पफुल वीडियो होने वाला है। जो भी स्टूडेंट या जो भी टीचर कलीग्स मेरे फ्रेंड्स इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज मेक श्योर कि वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, ठीक है। तो वीडियो में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एक बेसिक टर्म का, जो कि है एसी। एसी मतलब होता है एंटी सिबम, ठीक है। जब भी आपके डॉक्टर जो प्रिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं साथ में उसमें लिखते हैं एसी, किसी भी मेडिसिन के आगे वो लिख देते हैं एसी। एसी का मतलब होता है एंटी सिबम, यानी वो मेडिसिन आपको खाने से पहले खाना है, बिफोर मील्स। मील्स यानी 3 टाइम का जो खाना होता है उसको मील्स बोलते हैं। तो वो जो मेडिसिन है आपको खाना से पहले खाने का है, ठीक है। तो अगर एसी लिखा हुआ है तो एसी का मतलब क्या है, एंटीसिबम, यानी कि वो आपको मेडिसिन मील्स के पहले लेना है, ठीक है। दूसरा है एडीआर। एडीआर कहीं लिखा होता है तो इसका मतलब होता है एडवर्स ड्रग रिएक्शन। कई बार ऐसा होता है जो हम लोग मेडिसिन खाते हैं वो मेडिसिन क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कोई मेडिकल जाइए, स्टोर जाइए, ठीक है, मेडिकल स्टोर जाइए, वहां से आप दवाई लेने के लिए जाइए, तो वहां पर भी लिखा हुआ होता है कि ड्रग सेंटर, ठीक है, या ड्रग शॉप, ठीक है। तो यानी कि मेडिसिन जो हम लोग खाते हैं वो मेडिसिन भी एक प्रकार का ड्रग्स है, बट जो कंसंट्रेशन है उसका उतना ही है जितना हम लोगों को जरूरत होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा होता है कि किसी इंसान को जो वो दवाई था उसको कम अमाउंट में चाहिए, लेकिन यहाँ पर हम उसको बहुत ज्यादा अमाउंट में वो दवाई दे चुके हैं, तो ये एक उसके लिए ड्रग्स जैसा काम करता है, ठीक है। और इससे क्या होता है कि उसके बॉडी में कुछ ना कुछ रिएक्शंस देखने को मिलते हैं। कई बार पिंपल्स आ जाते हैं, कई बार हेयर लॉस होता है, कई बार बहुत सारी चीजों में जो है वो हार्मोनल चेंजेस हो जाता है, तो बहुत सारा ऐसा चीज हो जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शन। एडवर्स का मतलब होता है उल्टा, मतलब कोई चीज आपने लिया है अच्छा काम होने के लिए, फॉर एग्जांपल आप दवाई यूज कर रहे हैं कुछ चीजों को ठीक करने के लिए, अच्छा काम होने के लिए, लेकिन यहाँ पर ही क्या हो गया है कि वो उल्टा काम कर गया है, तो इसको हम लोग बोलेंगे एडवर्स ड्रग रिएक्शन। ओके, गॉट इट। 2 पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए आइए तीसरे पॉइंट पे बात करते हैं। तीसरा पॉइंट है ALOC, एक्यूट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। कहीं आप ALOC लिखा हुआ देखें तो इसका मतलब है एक्यूट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस पहले क्या होता है ये समझिए। कॉन्शियसनेस का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ बैठ के वीडियो बना रही हूँ, अगर मेरे को ऐसे कहीं से बहुत कुछ जला हुआ स्मेल आया, दूध जला हुआ स्मेल आया, चाय जला हुआ स्मेल आया, कहीं से भी, तो मैं उसको सूंघ पाऊंगी, स्मेल कर पाऊंगी और उस अकॉर्डिंग रिएक्ट कर पाऊंगी कि अगर कोई हार्मफुल चीज है तो मैं उससे बचना चाहूंगी। अगर लग रहा है कि ठीक है नॉर्मल है, कुछ भी है, तो उसको गेट आउट, थोड़ा उससे दूर जाने का कोशिश करूंगी। यही है। मान लो मेरे बगल में आके शेर बैठ गया तो क्या मैं बैठे रहूंगी? नहीं, भागूंगी ना, ठीक है। तो इस तरह से कॉन्शियसनेस का मतलब होता है कि हमारे वातावरण में, हमारे आसपास सराउंडिंग में क्या चीजें हो रही हैं उसके ऊपर हम किस तरह रिएक्ट कर रहे हैं, रिस्पॉन्स कर रहे हैं, इसी को बोलते हैं कॉन्शियसनेस। लेकिन मान लीजिए कि किसी इंसान को ऐसा होता है कि वो उसके आगे पीछे चारों तरफ क्या हो रहा है वो उस चीज को समझ ही नहीं पा रहा है, तो यानी कि इसके अंदर क्या हो गया, एक्यूट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है, एक्यूट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। आई बात समझ। फोर्थ, BMI। आप लोग हमेशा कभी भी डॉक्टर के पास आजकल चेकअप करने चाहिएगा, रूटीन चेकअप कराइएगा, माता पिता का या अपना किसी का भी, तो आप देखिएगा कि वहां पे लिखा होगा BMI। BMI क्या होता है, बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स। BMI देखिए क्या होता है, आपके बॉडी में जो आपका हाइट है उसके हिसाब से, आपका जो वेट है उसके हिसाब से बॉडी का कितना फैट है, ठीक है, ये होता है BMI, बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स, ठीक है। नेक्स्ट BP आप सब जानते होंगे, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या है, ब्लड प्रेशर
हमारा जो ब्लड्स है वो कैपिलरीज से इस तरह जा रहा है, ठीक है, इस तरह से कैपिलरीज जैसे मैं बताती हूँ, यहाँ पर ही मेरे पास बॉटल से रखा हुआ, ठीक है, तो ये ऐसे बॉटल है, ये कैपिलरी जैसा है, ठीक है, और इसके अंदर ये पानी है, तो ये पानी नहीं, उसमें क्या होता है, इसके अंदर ब्लड होता है, ठीक है, तो ब्लड कैपिलरीज, ये इस तरह से ब्लड कैपिलरीज, ठीक है, तो ब्लड कैपिलरीज है, ये पानी है, दिख रहा है, ये पानी है, ठीक है, लेकिन अगर हम पानी बहुत ज्यादा भर देते हैं, यहाँ पर ही बहुत ज्यादा भर देते हैं, तो पानी जो है, ये पानी जो है, ये इसके बॉटल्स के जो वॉल है इस पे जो है एक प्रेशर लगाएगा, उसी को हम लोग बोलते हैं ब्लड प्रेशर। कैसे? जब यहाँ पर ही मान लीजिए वाटर की जगह में यहाँ पर ही ब्लड है, वाटर की जगह में क्या है, ब्लड है, और ये क्या है, ये कैपिलरी है, ठीक है, ये बॉडी कैपिलरी है। कैपिलरी मतलब क्या, कुछ भी इस तरह का कंटेनर, ठीक है। अब देखो इसके अंदर ब्लड है, तो ब्लड क्या कर रहा है, इस कैपिलरी के वॉल पे एक प्रेशर जनरेट कर रहा है, उसी प्रेशर को हम लोग बोलते हैं ब्लड प्रेशर। आई थिंक अब आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80 mmHg होता है, ठीक है, 120/80 mmHg होता है। लेकिन समटाइम्स किसी कारण के वजह से, ठीक है, क्या होता है कि धीरे धीरे ब्लड प्रेशर अगर हाई आने लगा तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइपरटेंशन। और हाइपरटेंशन का कंडीशन क्या होता है, 140/90, ठीक है, 140/90 अगर किसी का बीपी लगातार आ रहा है तो यू शुड गो टू विजिट सच अ डॉक्टर। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं बेटा हम लोग CHF कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर। कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर क्या है, देखो कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर का मतलब है कॉन्जेशन होना, कॉन्जेशन यानी किसी चीज का सिकुड़ जाना, किसी चीज का सिकुड़ जाना। जैसे कि हार्ट फेलियर के टाइम में क्या होता है, लंग्स जो है वो कॉन्जेस्ट हो जाते हैं, तो कॉन्जेशन ऑफ लंग्स, ठीक है, और साथ में यहाँ पर क्या हो रहा है, हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर का मतलब पता है क्या होता है, जब फॉर एग्जाम्पल आप एग्जाम में पास होते हैं, ठीक है, और एक होते हैं फेल होते हैं, तो फेल क्यों होते हैं, जितना नंबर लाना चाहिए था आप उतना नहीं लाते, इसलिए आप फेल होते हैं, राइट। तो यहाँ पर ही वही होता है कि हार्ट को जितना ऑक्सीजन पंप करना है ना, उतना वो ऑक्सीजन एक दिन में पंप नहीं कर पा रहा है, तभी होता है हार्ट फेलियर। नेक्स्ट ईसीजी के आप लोग सभी नाम सुने होंगे। ईसीजी है क्या, समझ लो, बेसिक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, एक मशीन है जो कि हार्ट के अंदर क्या प्रोसेस चल रहा है उसको वो पूरा का पूरा डिटेक्ट करता है। हार्ट के अंदर कुछ बीमारी होने वाला है या होने का आशंका है, इसके बारे में आपको ईसीजी से पता चल जाता है, ठीक है। ईसीजी के अंदर जब आप देखेंगे, हार्ट में हमारे 4 सेक्शंस होते हैं बेटा, ठीक है। ऊपर 2 होता है स्मॉल चैम्बर्स जिसको हम एट्रिया बोलते हैं, और नीचे 2 लोअर जो है वो लार्ज चैम्बर्स होता है जिसको हम लोग वेंट्रिकल्स बोलते हैं। तो पूरे एट्रिया और वेंट्रिकल्स में जितने भी पूरी चीज है, पूरे का डेटा एनालाइज करके ईसीजी आपको बता देता है, ठीक है। तो हार्ट में कोई भी प्रॉब्लम होता है या लगता है कि हार्ट में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, तो सबसे पहले डॉक्टर आपको बोलता है ईसीजी करवाने। नेक्स्ट इज ईएमएस का मतलब होता है इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज। इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज जहां पर कि इमरजेंसी, फॉर एग्जांपल रास्ता में कोई एक्सीडेंट हो गया है, बहुत इमरजेंसी है, तो उसको बोलेंगे इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज। नेक्स्ट है एफएक्स। जब डॉक्टर रिपोर्ट में एफएक्स लिख देता है, इसका मतलब है फ्रैक्चर हो गया है, कहीं भी आप पैर का, हाथ का कहीं भी दिखा रहे हैं, तो अगर एफएक्स लिख दिया है बेटा तो इसका मतलब है कि फ्रैक्चर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इज एचआर का मतलब है हार्ट रेट। हार्ट रेट आपको पता होगा, नंबर ऑफ बीट्स, हार्ट बीट क्या होता है, 72 टाइम्स। 1 मिनट में हमारा दिल 72 बार धड़कता है, धक 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 धक। नो, धक 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 नहीं होता है, पता है, यही चीज को सीखना है, लब डब, लब डब। हार्ट का फर्स्ट साउंड है लब और सेकंड साउंड है डब, तो धक धक नहीं होता है, लब डब होता है, लब डब होता है। ओके, ऐसे याद रखेंगे आप तक। नेक्स्ट इज एलएफटी का मतलब होता है बेटा लीवर टेस्ट, ठीक है, लीवर फंक्शन टेस्ट। लीवर किस तरह से काम कर रहा है, लीवर में कुछ पिगमेंट्स होते हैं जैसे बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, उनका सही अमाउंट में रिलीज होना बहुत जरूरी। कभी कभी देखते हैं ना वोमिटिंग होता है, तो वोमिटिंग में कुछ येलो सा निकलता है, वो येलो जो निकलता है ना, वही होता है बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, जो कि हमारे खाना के डाइजेशन के लिए ना, फूड का डाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट इज एमआरआई आप जानते होंगे, मैग्नेटिक रेजोनेंस आपका इमेजिंग टेस्ट होता है एक। जब जैसे फॉर एग्जांपल अल्ट्रासाउंड हो गया, उससे भी कुछ पता नहीं चल रहा है, ठीक है, तो एमआरआई करवाते हैं। एमआरआई से क्या होता है कि अंदर का इंटरनल ऑर्गन्स का एक एक चीज समझ में आ जाता है, कहाँ स्टोन है, कहाँ लिम्फ नोड्स है, हर एक चीज क्लियर हो जाता है। एमआरआई एक टेस्ट है, ठीक है। Magnetic resonance imaging, diagnostic imaging that uses magnetism and radio waves to produce images of internal organ.
डेफिनेशन नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ इतना जानना है एमआरआई क्या है। तो एमआरआई जो है वो एक टेस्ट है जो इंटरनल ऑर्गन्स का पूरा स्टडी करके आपको बता देता है। नेक्स्ट इज पीटी। अगर पीटी लिखा दैट इज फिजिकल थेरेपी। फिजिकल थेरेपी, थेरेपी क्या होता है? किसी भी तरह का थेरेपी देना। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा चलने में प्रॉब्लम है, बोलने में प्रॉब्लम है, तो बहुत सारे फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं जो कि काम करते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट अलग होते हैं, डॉक्टर्स अलग होते हैं, मिसकंसेप्शन पे मत रहिएगा। नेक्स्ट इज आरएक्स। आप कभी भी डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन देखे होंगे तो डॉक्टर जो है वो अपना प्रिस्क्रिप्शन में हमेशा दवाई लिखने के पहले लिखता है आरएक्स, ठीक है। वो दवाई का नाम नहीं होता है, हमेशा वो ऐसे लिखता है, आर लिखता है कैपिटल और छोटा सा एक्स लिखता है और उसके बाद ही वो दवाई का नाम लिखता है, ठीक है। तो याद रखिएगा इस तरह से लिखा जाता है, उसका मतलब कुछ और नहीं होता। नेक्स्ट है यूटीआई। यूटीआई का मतलब होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अब मैं बता दूं, यूटीआई जो है, यूटीआई एक ऐसा बीमारी है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ये फीमेल्स में बहुत ज्यादा होने का चांस होता है एज कम्पेयर टू मेल्स। क्यों? मेल्स में जो जेनाइटल ऑर्गन है, जो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन है मेल्स का, और जो एब्डोमेन रीजन है मेल्स का, उसमें दूरी है, ठीक है, उसमें दूरी है। बट जो फीमेल्स का जेनाइटल, एक्सटर्नल जेनाइटल रीजन है, जो बायो वाले बच्चे होंगे या बायो वाला कोई भी टीचर होगा, कलीग हो या मेरा फ्रेंड होगा जो वीडियो देख रहा होगा, वो इजिली समझ पाएगा इस चीज को। और जो नॉन बायो वाले हैं उनको मैं एक बार डिटेल में बता देती हूँ, थोड़ा सा समय लगेगा। तो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया वो होता है एब्डोमेन रीजन में प्रेजेंट होता है। एब्डोमेन रीजन उसको बोलते हैं जो हमारे स्टमक से नीचे का एरिया होता है, उसको एब्डोमेन बोलते हैं, ठीक है। एब्डोमेन रीजन में जो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया होता है, एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहर की तरफ, ठीक है, एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहर की तरफ। तो बाहर की तरफ जो पोर्शन निकला हुआ होता है उसको हम लोग एक्सटर्नल जेनाइटेलिया बोलते हैं। फीमेल्स का एक्सटर्नल जेनाइटेलिया बहुत ही ज्यादा छोटा होता है, बहुत ज्यादा छोटा होता है, लेकिन वो एब्डोमेन से ही सटा हुआ होता है। तो इसलिए अगर एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में कोई इन्फेक्शन आता है तो वो एब्डोमेन में तुरंत फैल जाता है और उस फीमेल के पूरे बॉडी में तुरंत फैल जाता है और उसको बोलते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मेल्स के बारे में बात करें तो मेल्स का जो जेनाइटल पोर्शन है पेनिस, वो बहुत ही लेंदी है एज कम्पेयर, और उसका एब्डोमेन जो है वो बहुत दूर है। तो पेनिस जो है वो बहुत आउटसाइड की तरफ है और एब्डोमेन दूर है, तो दोनों में आपस में अच्छा खासा दूर है, तो इन्फेक्शन आने में टाइम लगता है। कई बार इन्फेक्शन जो है वो आते आते ही सही हो जाता है, फ्लश आउट हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए मेल्स में यूटीआई का चांसेस कम होता है और फीमेल्स में यूटीआई का चांसेस बहुत ज्यादा होता है। तो इसलिए कोई भी लेडीज अगर कहीं भी जो पब्लिक टॉयलेट्स यूज करते हैं तो मेक श्योर कि आप पहले उसको वॉश कर ले एरिया को और फिर वहां पर ही सेट करें, ओके। तो यहाँ पर सारा जितना मैं टॉपिक लेके आई थी, 10 मिनट का टाइम लिया था मैंने, 12 मिनट में वो सारे टॉपिक मैंने कवर कर लिए हैं। आप लोगों को किसी भी रिलेटेड एजुकेशन या मेडिकल साइंस से किसी भी रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं, बता सकते हैं। मुझे खुशी होगी मैं आप लोग को कुछ अपना इन्फॉर्मेशन शेयर कर पाऊँ। सो ओके, बाय।